बात करें सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट की तो साफ तौर पर काफ़ी इंतज़ार और बेसब्री थी छात्र छात्राओं की। अगर बात करें तो सभी में और स्टूडेंट के पेरेंट्सों में भी तमाम तरीके की एक बेसब्री और इंतज़ार था कि कब हमारे बच्चे का रिजल्ट आएगा, कब हमारे बच्चे की कामयाबी पूरे तरीके से हम लोगों के सामने होगी और कब वो खुशी का माहौल परिवार के अंदर बच्चे के चेहरे पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें फिरोजाबाद शहर के शिक्षण संस्थानों की तो वहाँ पर अभी हम फिरोजाबाद के किड्स कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं। वहाँ स्कूल से अगर बात करें 2 बच्चे हैं जो कि पूरे तरीके से टॉपर की लिस्ट में आए हैं। बात करते हैं उन बच्चों से हाई स्कूल के रिजल्ट में किस तरीके से परफॉर्मेंस रही और क्या नतीजा रहा आपका। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वानी माथुर है और सीबीएसई क्लास 10th में मेरे 99 एग्रीगेट परसेंटेज आए हैं। जी, तो किस तरीके से रहा आपका और क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से खुशी जाहिर करेंगे आप? देखिए, ये सक्सेस एक दिन की नहीं है, ये हमारे स्कूल की पूरी साल की मेहनत का नतीजा है। जैसे एक किसान अपनी फसलों को सींचता है, प्यार से सींचता है, आंधी तूफान में खुद खड़ा होकर अपने फसलों की हिफाजत करता है, वैसे कदम कदम पर हमारे स्कूल ने, किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने हमारी भी उसी तरह हिफाजत की है। हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का बखूबी ध्यान किया है। जैसे मुझे याद आता है, हमारा साइंस का एग्ज़ाम था 20 फरवरी का, तो उसमें फिरोजाबाद जिले में बहुत तेज आंधी तूफान आया था। जी, बिल्कुल। तो उसमें कोई भी हमारे स्कूल का छात्र भीग ना जाए, उसका एडमिट कार्ड सलामत रहे, उसके छात्र सलामत रहे। हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर सर डॉक्टर मयंक भटनागर सर वहाँ पे हमारे सेंटर के बाहर ही खड़े थे और उन्होंने मेक श्योर किया कि किसी भी बच्चे की तबीयत खराब ना हो, एक छींक भी किसी बच्चे को ना आ पाए। कि जैसे हमारा पहला बोर्ड का एग्जाम था, हम 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो उसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। फर्स्ट पेज में OMR शीट फिल करनी होती है हमारे नाम की और रोल नंबर की। तो हमारे स्कूल में जिस 15 फरवरी को हमारे एग्जाम शुरू हुए थे, तो उसके 15 दिन पहले 1 फरवरी को हम सबको यहाँ बुलाया गया था टू प्रैक्टिस कि कैसे हम उस OMR शीट को फिल कर सकते हैं कि हम जब फाइनल एग्जाम लिखने जाएं तो हमें कोई भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, हम किसी भी तरीके से कोई भी पैनिक ना हो और सब कुछ एक स्मूथ तरीके से चले। तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम है, उन्होंने हमें बहुत समझाया था, हमारे एडमिट कार्ड से लेके कैसे हम। अच्छा, एग्जाम के टाइम में जब एग्जाम दे रही थी आप, तो हर सब्जेक्ट में एग्जाम के टाइम पे कभी कुछ घबराहट वाली स्थिति कि अब कैसा रिजल्ट आएगा, अब की बार कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, एक भय वाली स्थिति थी? जी, जैसे हमारे मैथ्स का एग्जाम इस बार आपने सुना ही होगा, बहुत लेंदी आया था। जी। तो लास्ट के आधे घंटे में मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेपर छूट जाएगा, लेकिन फिर मेरे कानों में आवाज आई मेरे एडमिनिस्ट्रेटर सर डॉक्टर मयंक भटनागर सर की, हमारी प्रिंसिपल मैम रूपाली मैम की, जिन्होंने मुझे समझाया था कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए, उसी बात का ध्यान, परिस्थिति से फाइट करनी चाहिए। जी बिल्कुल, परिस्थिति से फाइट करनी चाहिए और जीत हमारी ही होती है। श्रेय वाली बात करें तो श्रेय किसे देना, आप किसे मानती हैं कि मेन उत्तरदायी इस चीज का, आपकी सफलता का श्रेय इनको जाता है? देखिए, श्रेय की बात हो तो किसी एक व्यक्ति को देना नाइंसाफी होगी और मैं अगर अपना खुद का नाम लूं तो वो खुदगर्जी होगी। तो मैं इसका श्रेय मेरे परिवार को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे बाबा जी को, मेरी दादी माँ को और हमारे जो स्कूल में मेरे गुरु और गुरु माँ हैं डॉक्टर मयंक भटनागर सर और रूपाली मैम, उनको भी देना चाहूँगी। और मैं अपने स्कूल के लिए ये कहना चाहती हूँ कि यादों का है विशाल आकार, समझो रखा है एक परिवार, एक माला के मोती हैं सब, शिक्षा के मंदिर के ज्योति हैं सब, नहीं है ये केवल एक विशाल विद्यालय का प्रांगण, नहीं है ये केवल एक विशाल विद्यालय का प्रांगण, ये तो है विद्या से सजा श्री के घर का आंगन, श्री के घर का। क्या नाम बताया आपने अपना? वानी माथुर। ये वानी माथुर थी। साफ तौर पर देखिए, एक काव्य के माध्यम से अपनी सफलता की खुशी भी चेहरे से और अपनी जुबान से जाहिर की है। ये सूर्यांश है हमारे साथ। सूर्यांश, कितने परसेंटेज है 10th में, किस तरीके का आपका रिजल्ट रहा? जी, मेरे 10th में 99% आए हैं एग्रीगेट। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं बहुत खुश हूँ अभी
और इसका श्रेय मैं अपने परिवार वालों को और मेरे गुरुओं को देना चाहूँगा। जी, आपको क्या लगता था कि मैं आगे की हर मंजिल को पार कर पाऊंगा? जी, मेरा ध्यान हमेशा इंटरेस्ट जो मेरा रहा वो पढ़ाई से भी रहा और स्पोर्ट्स के भी रहा। जी। मैं जब मेरी क्लास 10 चल रही थी, मैं अपने फ्रेंड्स के संग खेलता भी था और स्टडी भी करता था। मेरा कभी स्टडी के प्रति ऐसा नहीं था कि मुझे कोई डर है पढ़ाई का। बस मेरा मेन प्रिंसिपल ये था कि आई वांट टू स्टडी एंड डू हार्ड वर्क। रेस्ट गोज टू डेस्टिनी व्हाट इट विल डिसाइड। तो जैसे आगे जब भी आप तैयारी करते थे कैसे, मतलब क्योंकि आपने जो बताया ना कि कुछ आपके बारे में भी, आप दोनों के बारे में मुझे कुछ चीजें पता नहीं, एक्टिविटी में भी आप लोग अव्वल रहे हमेशा विद्यालय के अंदर हर तरीके से, तो क्या लगता कैसे मैनेज करते थे आप लोग? देखिए, जैसे मुझे कविताएं लिखने का शौक है, मुझे बोलने का शौक है, तो हमारे स्कूल में उन प्रतिभाओं को कभी दबाया नहीं गया। हमारे स्कूल में किसी भी छात्र को किताबी कीड़ा बनने के लिए नहीं कहा जाता कि तुम्हारे अगर बोर्ड के एग्जाम है तो केवल पढ़ाई करो, जैसा सब जगह सुनने को मिलता है। जब कोई छात्र 10th में आता है तो उसको यही कहा जाता है कि तुम्हारे तो बोर्ड एग्जाम है, केवल पढ़ाई करो। लेकिन हमारा स्कूल कोई व्यवसाय नहीं है जैसा कि बाहर की दुनिया ने बना दिया है शिक्षा को। हमारा स्कूल एक गुरुकुल की तरह अपने बच्चों को, अपने छात्रों को अपने खुद के बच्चों की तरह रखता है कि उनका पंचमुखी विकास हो, वो हर तरीके से अव्वल हो। कहीं अगर वो स्कूल के बाहर जाएं तो जैसे आजकल आपने सुना होगा बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि बच्चे आज केवल किताबी कीड़ा है, उनमें कोई स्किल्स नहीं है। हमारे स्कूल में स्किल्स पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है कि अगर उनको कहीं जाके कुछ बोलना हो तो अपनी बात वो सामने रख सकें, उनमें स्किल्स हो। अगर वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं तो केवल उन्हें आंसर लिखना ना आता हो, उनको प्रोग्राम करना आता हो, उनको HTML बनाना आता हो। मतलब 3 इडियट का चतुर नहीं होना चाहिए ना? जी बिल्कुल। एजुकेशन इज ऑल नॉट अबाउट नोटिफिकेशन बट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं तो आप किसी भी जो भी क्वेश्चन आपका आएगा, अगर वो सिलेबस में है तो आप उसे इजीली आंसर कर देंगे। इसी कड़ी में विद्यालय के हमारे साथ और अन्य भी बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अब की बार CBSE बोर्ड में दी है। 12th के स्टूडेंट और 10th के स्टूडेंट हैं, जिनसे बात करेंगे। बोलिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आराध्या तिवारी। आराध्या, कितने परसेंटेज रही और आपकी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की खुशी? मेरे 98.4% हैं और आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस एंड माय पेरेंट्स आर रियली प्राउड ऑफ मी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आयुष वार्ष्णेय है। 12th में 92% है मेरे। बहुत अच्छे जी। आप, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप सभी से, या आपसे विशेष तौर पर, कि 3 इडियट मूवी देखिए। जी देखिए। उसमें चतुर होना जरूरी है अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली तौर पर चतुर होना जरूरी है, या वो क्या नाम है, रेंचो होना जरूरी है? रेंचो होना जरूरी है Why? क्योंकि जो रेंचो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में, और जो चतुर है वो सिर्फ किताबों से रहता है। और जो रेंचो है उसने एक चीज बोली थी 3 इडियट मूवी में कि सक्सेस के पीछे मत भागो जी, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, आप अपनी मेहनत करो, सक्सेस आपके पीछे खुद आएगी। ये चीज बहुत अच्छी बात है कि कहते हैं आप सिर्फ अपने हार्डवर्क पर फोकस करो ना, जो सक्सेस है वो तो अपने आप आपको मिल जाएगी। अगर आपके हार्डवर्क में आपने सच्चे दिल से मेहनत किया तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अच्छा, आपकी अगर बात करें, आप आइए, आपका क्या नाम है? तेजस गुप्ता। तेजस, आपकी किस तरीके की परफॉर्मेंस रही 10th में? I have got 95% in 10th sports and I am very happy from that, and I will give my credit for all this percentage to my mainly my coaching teacher Saurabh Gupta sir and my school teachers also, and especially our administrator sir Dr. Meg Bhattagar sir for supporting me all through my 10th career. And I will be thankful for him because I didn't expect. क्या मानते हैं, किस तरीके की खुशी, किस तरीके का अपनी सफलता को किस तरीके से लेके चलते हैं? I means 30%. आगे के लिए भी ये कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा कामयाबी पाने के लिए, या अब की बार? हाँ, आगे के लिए भी कॉन्फिडेंस will proceed forward because and this percentage is not much for me, or I will work for the more percentiles or more percentage for the future career, so confidence will be full on. सर, बच्चों से बात हुई और किड्स कॉर्नर के टॉपर बच्चे हैं 10th क्लास में, और आपको इतनी अच्छी परसेंटेज जो आई है, आप किस तरीके से लेते हैं बच्चों की सफलता को? देखिए, परसेंटेज आई है वो बात अलग है जी। मैं बच्चों को सिर्फ विद्या से नहीं आंकता,
ये मेरी माँ का भी एक यही सिद्धांत था कि बच्चों को सिर्फ एक किताबी कीड़ा मत बनाइए। आज इनके 99% एग्रीगेट मार्क्स आए हैं, हालांकि वो भी उन्होंने टॉप किया है, ये भी इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पर जिस तरीके से आपने मेरे बच्चों को देखा कि 99% लाने वाला बच्चा एक कवि भी है, एक सिंगर भी है, एक डांसर भी है, हाँ, ये चीज सामने आई। और एक एक्टर भी है। और ये बात इन्हीं दो पे ख़त्म नहीं होती। सूर्यांश भी एक बहुत अच्छा नरेटर है। जब भी हमारे एनुअल फंक्शंस होते हैं उसके अंदर ये हमेशा ये नरेशन करते हैं, जब भी एक एंकर की भूमिका निभाते हैं। बहुत बढ़िया एंकरिंग भी करता है। और फिर वानी का तो आपने जी बिल्कुल, मुझे कविता के माध्यम से एक संदेश मुझे दिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत कम बच्चों में इस तरीके का टैलेंट होता है कि त्वरित वो कोई भी सामयिक कविता को बना के प्रस्तुत कर सके। ऐसे बच्चों को हमने कोशिश करी है ट्रेन करने की। इसमें मैं अपनी काबिलियत नहीं अच्छा, एक चीज सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हर वर्ष आपके स्कूल से टॉपर बच्चे निकलते हैं और नाम रोशन करते हैं आपके स्कूल का। आप किस तरीके से, मतलब क्या कुछ आप किस तरीके से लगनशील रहते हैं बच्चों के लिए? आपके अंदर खुद कितना एक दिलचस्पी वाली बात रहती है कि मेरे बच्चों को लिए मुझे ये करना चाहिए? देखिए, जो आदमी अपनी जिंदगी को समर्पित कर दे, एक समर्पण बहुत जरूरी है, एक समर्पण की भावना बहुत जरूरी है। अगर अपनी आकांक्षाओं को, अपनी परवाज को, अपनी उड़ान को वो अगर पैसे की तरफ रखता है या कहीं आकर्षण उसका किसी और तरफ है कि वो दूसरी तरफ अगर भागे, एक शिक्षाविद को विद शिक्षा होना चाहिए, पहली बात बिल्कुल जरूरी है। और जब वो विद शिक्षा होता है तो उसका समर्पण भाव शिक्षा के और शिक्षा से जुड़े हुए उन आयामों की तरफ होता है जो बच्चों को ऊंचे सोपानों पे लेकर जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने आप को समर्पित रखूं। मेरी जिंदगी अब सिर्फ शिक्षा के लिए है, सिर्फ बच्चों के लिए है, ना सिर्फ उनके मार्क्स के लिए है। लेकिन मेरा बच्चा स्कूल से जब घर जाता है तो भी मैं सड़क पे खड़ा रहता हूँ। लोग मुझे ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये क्या तमाशा है सर, आप सड़क तक पे बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो मैं क्यों ना करूं? अगर मेरा बच्चा कोई गंदी चीज खा लेगा, बाहर बीमार पड़ जाएगा, यही तो एक बाप की फीलिंग है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से अपने आप को समर्पित करना पड़ता है बच्चों के लिए। बच्चों के माँ बाप बनना पड़ता है, अपने अंदर ढालना पड़ता है वो प्रेम और वो रिश्ता। और जब वो रिश्ता कायम होता है तभी उसके सुखद परिणाम आते हैं। मेरी माँ ने शुरुआत से एक पेरेंटल एजुकेशन पे ध्यान दिया, उन सभी मूल्यों पे ध्यान दिया जो एक व्यावहारिक शिक्षा नहीं है, न सिर्फ एक कंपलसरी शिक्षा है, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल शिक्षा। लोगों बच्चों को अडॉप्ट करके उनको अपना बना के, अपने परिवार का सदस्य बना के तब उनको शिक्षा देना और फिर उनको सही मार्ग के लिए प्रशस्त करना। बस यही एक शिक्षाविद का काम है। जैसे बच्चों के लिए एग्जाम के टाइम में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है, एक मन में एक अलग तरीके की मतलब एक जिज्ञासा होती है कि मुझे सफल होना है। आपके लिए भी अपने विद्यालय के बच्चों के लिए कुछ चुनौतियां आप मानते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति आपके लिए ही बनती होगी? देखिए, जिंदगी में मेरा लक्ष्य सिर्फ बच्चों के माध्यम से आता है। अब मेरा लक्ष्य जो है सिर्फ बच्चों को एक अच्छा सोपान देना, बच्चों का मार्ग प्रशस्त करना। जिस दिन वे कुछ बन जाएं और बनने के बाद ये कहें कि हम इस स्कूल से पास आउट थे, यहाँ के प्रशासक थे, उन्होंने हमें अच्छा गाइड किया, उनकी बदौलत कहीं ना कहीं हम भी उनकी सफलता में जब शामिल होते हैं, सबसे बड़ा पुरस्कार। और मेरा तो उस दिन सबसे ज्यादा पेट तब भरता है जब कोई मेरा बच्चा, जब अब कोई ना कोई कंपटीशन निकालता है, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल है। यही मेरी माँ का ये इसी तरह से उन्होंने दायित्व निभाया। ये थे हमारे साथ स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर मयंक भटनागर जी। साफ तौर पर इन्होंने एक जो बढ़िया और अच्छी बात कही अपने स्कूल के सभी बच्चों के लिए, किसी विशेष बच्चे के लिए नहीं कि, और ये संदेश भी, एक बहुत अच्छा संदेश भी ये दिया है कि बच्चों के प्रति अगर शिक्षक को एक माता पिता का रोल अदा करके अगर चलेगा तो डेफिनेटली बच्चा एक आगे के लिए अपनी हर मंजिल को भलीभांति तरीके से छू पाएगा और हर सफलता की कुंजी तक पहुंच पाएगा।